अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डिले के हवाले से हम रीजंस लिखते हैं कि रीजंस कौन सी थी या फिर अगर डिले हुआ है तो उसके इम्पैक्ट कौन से हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पहले हम पूरी तरह से देख लेते हैं, पूरी टाइमलाइन हम चेक कर लेते हैं तो इट वुड बी बेटर। तो हमने जो रीजंस हैं और रीजंस हैं वो हम इसी से ड्राइव करेंगे। तो आप ऐसा करिएगा, अगर आपको कहीं पे भी लगेगा कि ये रीजन बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी वजह से डिले हुआ, तो आप चुपके से बस चैट में आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और और स्लाइड्स आप खुद ही अपने सामने रख ले। मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और आप ध्यान से सुनिएगा बस, अगर किसी को स्लाइड्स खोल। इंडियन एक्ट 1935 को हमने अडॉप्ट किया था एज अ इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ये था मतलब कुछ हमने थोड़ी सी तब्दीलियां की थी उसको अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, जो हमने बनाई थी 1947 में ही बनाई थी। तो उसमें प्रेसिडेंट जो थे उसके मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन जब मतलब इस पे अभी वर्किंग थोड़ी चल रही थी, इस पे डिस्कशंस वगैरह हो रही थी, तो उस मतलब अगले ही साल, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि वो जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स था, बाकी हमारे साथ इंडिया के साथ भी हमारे कुछ इश्यूज चल रहे थे, और भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को भी एक अच्छा बनाना, उसका भी कोई इश्यू था। तो इन इश्यूज के चक्कर में वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला प्रोसीजर था वो थोड़ा सा डिले हो रहा था। फिर ऐसा हुआ कि कायदे आजम बीमार भी रहना शुरू हो गए, फिर उनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद 1949 में लियाकत अली खां की लीडरशिप में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया कि मतलब वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए गए कि ये बेसिक फ्रेमवर्क होगा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप करने के लिए। तो उनमें ये है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और जो बाकी जो डेलीगेटेड अथॉरिटी होगी लोगों को, मतलब वो, और फिर उनके जरिए और लोगों की जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट किया गया रिप्रेजेंटेटिव्स पे। तो उनकी मतलब उनकी ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे और जो भी सारी वर्किंग होगी वो करेंगे इसके हवाले से। और इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व रखेंगे, और जो जैसे डेमोक्रेसी, फर्टर्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इस तरह के। फिर उसके बाद के मिनोरिटीज के राइट की प्रोटेक्शन, मिनोरिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन की बात भी इसमें की गई। और हाँ जी, यही था। फिर उसमें ये चीज थी कि इस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि हमने पहले बात, हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया, उसमें ये फेडरल स्टेट होगी और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम देंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, प्रोविंसेस को। तो इस पे फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ बहुत सी माइनॉरिटीज को, जैसे कि हिंदुओं के कुछ लीडर्स थे, कुछ वेस्ट पाकिस्तान से भी थे और कुछ ईस्ट पाकिस्तान से भी थे। उनको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बहुत ज्यादा एतराजात थे। वो कह रहे थे कि इस्लामिक मतलब जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, कोई सेक्युलर स्टेट आपको बनानी चाहिए। लेकिन फिर चलो जो कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई इस हवाले से, लेकिन उनको सबको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर चलो बाद में 12 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गई। फिर इसके बाद मतलब इन्होंने फिर डिटरमिन कर लिया है कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पार्ट बनेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा होगा वो इसी बेसिस पे होगा। तो इसके लिए उन्होंने उसी साल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं सॉरी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई, जिसको हेड कर रहे थे मौलवी तमीजुद्दीन, और वो ही प्रेसिडेंट भी थे। कायदे आजम की डेथ के बाद वो ही प्रेसिडेंट बने थे हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी। ये आपने पॉइंट याद रखना, ही आगे यूज होगा। फिर उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है उसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट दी 1950 में। उस रिपोर्ट जो बेसिक
पहले सॉरी थोड़ा सा ये भी बताना था पहले कि जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है उसकी कुछ सब ब्रांचेस सब कमेटीज भी थी जो डिफरेंट मैटर्स डील करती थी। उसमें था कि फेडरल और प्रोविंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस तरह से होगी, अडल्ट फ्रेंचाइज के हवाले से और जुडिशरी की पावर्स वगैरह और उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से जो मैटर्स होंगे वो उसके लिए अलग अलग सी सब कमेटीज बनाई गई। और एक कमेटी नाम है उसका तालीमात इस्लाम, वो भी बनाई गई कि जो लॉज वगैरह बनेंगे वो पाकिस्तान की और इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक ही बनाए जाएंगे। इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट दी 1950 में, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान होगा वो एक फेडरेशन कंट्री होगी, उर्दू स्टेट लैंग्वेज होगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ प्रीएम्बल उसमें इनकलकेट किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे, और बाय कैमरा लेजिस्लेचर होगी। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट की। इसके बाद एक रिलीजियस ओवरसाइट बोर्ड भी बनाया गया जो सारे लॉज वगैरह को ओवरसाइट करेगा। और 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें फर्स्ट फेडरल लिस्ट में 67 सब्जेक्ट थे, 35 थे प्रोविंशियल लिस्ट में और 37 थे कंकरेंट लिस्ट में। और फिर वही जो फेडरल जो डिसाइड करेगी वो प्रिवेल करेगा। तो इसमें मतलब जो सेंट्रल असेंबली की जो डिवीजन थी वो इस तरह से थी कि 2 हाउसेस होंगे, एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। अपर हाउस में 100 मेंबर्स होंगे और 20 हर यूनिट से, और लोअर हाउस में 400 सीट्स होगी और वो होगा पॉपुलर बेसिस, अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए होगा। और अपर हाउस के इलेक्शन इनडायरेक्ट होंगे, मतलब वो इलेक्ट जो उसके मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से। तो इस चीज पे जब मतलब उन्होंने ये रिपोर्ट पेश कर दी पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिक यूनिट्स के बराबर, तो उसकी मेजोरिटी को मिनोरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये एतराजात है। इसके अलावा बंगाली लैंग्वेज के हवाले से भी इशू थे कि नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए बंगाली लैंग्वेज को। कायदे आजम ने मतलब वो ये चाहते थे कि उर्दू लैंग्वेज हो क्योंकि वो सिंबल ऑफ यूनिटी है, लेकिन पहले तो कायदे आजम ने लोगों को इस बात पे मुत्तफिक कर लिया, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये इश्यूज बढ़ने लगे। फिर उसके बाद ये भी चीज थी कि जो ज्यादा पावर थी वो सेंटर के पास थी, सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस पे भी कुछ एतराजात थे, कुछ सेंटर के स्ट्रॉन्ग होने की फेवर में थे कि जो अभी नई नई कंट्री बनी है तो सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से भी थ्रेट है, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इसलिए सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन कुछ यही चाह रहे थे कि जी हमारा मैनिफेस्टो जब मुस्लिम लीग का वो यही था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा होगी, तो अभी वो नहीं दी जा रही, तो इस वजह से कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई। और जो मनी रिलेटेड इश्यूज थे, जो भी मैटर्स थे, वो भी उसकी भी ज्यादा पावर सेंटर के पास थी, तो ये भी उनमें एक एतराज था इस रिपोर्ट के हवाले से। तो इन्हीं अच्छा, तो इसके दौरान भी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें रीजन को ड्राइव करने में हेल्पफुल होगी। जी गुलाम मोहम्मद का नाम हमारे 3rd गवर्नर जनरल थे। इससे पहले वो लियाकत अली खां की कैबिनेट के मेंबर थे। वो चूंकि बीमार रहते थे तो लियाकत अली खान ने उनको बोला कि आप ना रेस्ट करें, आप ये पोजीशन छोड़ दें। तो इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है कि वो फिर वो अचानक से गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1951 में लियाकत अली खान को असैसिनेट करवा दिया जाता है। उनके असैसिनेशन के बाद जो हमारे 2nd गवर्नर जनरल थे ख्वाजा निजामुद्दीन, वो बन जाते हैं 2nd PM, और 3rd गवर्नर जनरल बन जाते हैं गुलाम मोहम्मद, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर इसके बाद जो हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तरफ आते हैं, उसमें ये था कि फर्स्ट रिपोर्ट की क्रिटिसिज्म को मद्देनजर रखते हुए 2nd रिपोर्ट बनाई गई और वो पेश की गई 1952 में। उसमें यह था कि जो मेन फीचर्स हैं उसमें हेड ऑफ द स्टेट मुस्लिम होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के लिए, और रिलीजियस उलमा का एक बोर्ड बनाया गया, वही उसको लॉज वगैरह को चेक करने के लिए। और जो लॉज वगैरह बनाए जाएंगे वो कंफर्म होंगे इस्लामिक लॉ के, ये चीज थी। तो इस पे भी थोड़ा क्रिटिसिज्म, इसकी वो भी देख लेते हैं कि सेंट्रल असेंबली मतलब उसमें बाई कैमरल ही होगी, अपर हाउस होगा, उसमें 120 सीट्स होंगी, और इसमें 60 सीट मिलेंगी
60 सीट होंगी हर विंग की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की 60 और वेस्ट पाकिस्तान की 60। लोअर हाउस होगा, उसमें 400 सीट्स होंगी और वो पॉपुलर बेसिस पे ही होगा। तो इस पे फिर एतराजात आए वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने बोला कि ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीट्स मिल गई हैं सेनेट में, अपर हाउस में, तो ये चीज उनको फिर हजम नहीं हुई। और इसके बाद हेड ऑफ स्टेट के मुस्लिम होने पे भी एतराजात हुए मिनॉरिटीज की तरफ से, और इसको किसी ने बोला कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी है। और एक और चीज थी कि इस्लामिक नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लामिक नेचर होना, वो कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि वो अनडेमोक्रेटिक है। इसके बाद जब सेकंड रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, उस पर क्रिटिसिज्म भी हो जाता है, तो इस दौरान गुलाम मोहम्मद ऐसा कहते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन को वो रिमूव कर देते हैं, सेक्शन 10 को यूज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के। तो ये जो इक्विवेलेंट है 58(2)B ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब फिर एक और हमने पीएम को रिमूव कर दिया, मतलब पहले तो फोत हो गए थे और दूसरों को हमने रिमूव कर दिया। फिर ये हुआ, फिर मोहम्मद अली बोगरा को अपॉइंट किया गया, एज अ पेश किया, और वो था 1953 में। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था फेयर रिप्रेजेंटेशन का, वो बहुत हद तक सॉल्व हो गया। उन्होंने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी 500 सूबों को अपर हाउस में, और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ईस्ट पाकिस्तान को लोअर हाउस में। डिवीजन उन्होंने इस तरह की कि जो सेनेट है उसके जो सेनेट है उसमें ईस्ट पाकिस्तान को 10 सीट्स मिलेंगी, और बाकी जो यूनिट्स हैं उनको भी 10, मतलब सभी को 10 सीट्स मिलेंगी। लेकिन लोअर हाउस में ईस्ट पाकिस्तान को 165 सीट्स मिलेंगी और वेस्ट पाकिस्तान को 135। तो इनके जॉइंट सेशन में 175 चलो 175 और 175 दोनों को मिल जाती हैं, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन इनकी बराबर हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और चेक एंड बैलेंस का भी मैकेनिज्म दिया। उसमें ये था कि वो कहते थे कि अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से होगा तो पीएम ईस्ट पाकिस्तान से होगा। इसी तरह से अगर प्रेसिडेंट ईस्ट पाकिस्तान से होगा तो पीएम वेस्ट पाकिस्तान से होगा। इसके बाद कोई प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए प्रेसिडेंट के और बाकी जो पीएम के जिस तरह से होते हैं। ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस था, लेकिन इसको सभी ने कबूल कर लिया, तो इसका कोई रोला नहीं पड़ा। लेकिन इसके साथ ना मोहम्मद अली बोगरा ने एक और चीज करने की कोशिश की। उन्होंने ये किया कि वो चाह रहे थे कि गवर्नर जनरल की जो इतनी ज्यादा पावर है असेंबलीज को डिसॉल्व करने की या प्राइम मिनिस्टर को हटाने की, तो उसको हम खत्म कर देते हैं, जो अमेंड कर देते हैं उस सेक्शन को। तो ये बात गुलाम मोहम्मद को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने फिर असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया 24 अक्टूबर 1954 में विद द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी। फिर ऐसा होता है कि ये जो डिसॉल्व किया असेंबली को, तो इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया मौलवी तमीजुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट में कि ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई है ये इलीगल है। तो वहां पे सिंध हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया कि बिल्कुल जो गवर्नर जनरल का ये एक्ट है वो इलीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो लिहाजा मतलब वो डेमोक्रेटिक नेचर के खिलाफ है या मिस यूज ऑफ पावर है, तो वो उन्होंने उसको नल एंड वेट करार दे दिया। लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट ने अपील की फेडरल कोर्ट में, जिसमें जस्टिस मुनीर ने सस्पेंड कर दिया डिसीजन दिया था सिंध हाई कोर्ट ने, और फिर उन्होंने एक और डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, और जो एक्ट था उसको इंडियन गवर्नमेंट एक्ट की टेक्निकल ग्राउंड्स के तहत उन्होंने उसको वैलिडेट कर दिया। अब ये कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लो था हमारी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को। फिर उसके बाद ये होता है कि जो गुलाम मोहम्मद थे वो पहले ही बीमार थे और वो फिर मजीद बीमार रहना शुरू हो गए। उन्होंने जो रिटायर्ड जनरल सिकंदर मिर्जा को
बुलाया अपनी हेल्प के लिए। तो ऐसा होता है कि फिर उन्होंने हेल्प कुछ ज्यादा ही कर दी, उन्होंने फोर्स किया कि गुलाम मोहम्मद को कि आप रिजाइन करे। तो फिर गुलाम मोहम्मद को इस पे रिजाइन करना पड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाए 1954 में। क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी, तो असेंबली सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए 1954 में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, जिसमें मुस्लिम लीग हार जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, और दूसरी यूनाइटेड फ्रंट पार्टी जीत जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है 1955 में, और वो काम करती है 1 यूनिट प्रोग्राम पे। 1 यूनिट जो फार्मूला है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था मोहम्मद अली बोगरा ने, क्योंकि जब वो उनकी बोगरा फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो उन्होंने उसी टाइम पे इस पे काम करना शुरू कर दिया था। अभी जो थे मोहम्मद अली बोगरा, अभी वो थोड़ा बहुत आई थिंक पावर में ही थे, जिस वजह से उन्होंने फिर उसके बाद ऐसा होता है कि उसी की बेसिस पे 1 यूनिट ये है कि सभी जो 4 प्रोविंसेस थे पाकिस्तान के, जैसे सिंध, बलोचिस्तान और केपी के जो पहले पुराना था, सरहद नाम था उसका, और पंजाब, इनको एक यूनिट बना दिया, और जो दूसरा यूनिट है वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो ठीक है, इसी की बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसमें एक और इवेंट भी होता है कि जब सिकंदर मिर्जा बन जाते हैं गवर्नर जनरल, तो उनके कुछ एहतलाफात शुरू हो जाते हैं मोहम्मद अली बोगरा के साथ। तो फिर वो उसको रिमूव कर देते हैं और मोहम्मद अली चौधरी को हमारा 4th PM बना देते हैं। फिर उसके बाद 1955 में जब 55 के में जब मोहम्मद अली चौधरी को अपॉइंट किया गया, तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। वो बना था 1 यूनिट स्कीम पे। तो इसमें यही था कि जो असेंबली होगी, जो लेजिस्लेचर होगी वो यूनिकैमरल होगी। उसमें 150 टोटल सीट्स होंगी 300, और 150 सीट होंगी ईच विंग की। उसके बाद ये फेडरल फॉर्म का होगा। 3 लिस्ट इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई। प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। नेम हमारा पाकिस्तान का था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाना था कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बिल। और क्योंकि 1 हाउस था तो कोई इतना इशू नहीं था इसमें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 234 आर्टिकल थे, 13 पार्ट्स और 6 शेड्यूल्स थे। इसमें लेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का मुस्लिम होना जरूरी था। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी, जो कि हम अभी पहले भी देख चुके हैं, और अभी आगे भी हम देखेंगे कि हमारी जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट थी। फिर उसके बाद इस्लामिक लॉ और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात हुई, और उर्दू और बंगाली दोनों को ही नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया। अब इसमें फिर इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन पे इलेक्शन होते, इससे पहले ही सिकंदर मिर्जा ने फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, और उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर्स कम होती थी, मतलब गवर्नर जनरल के पास भी, क्योंकि उसी ने बाद में प्रेसिडेंट बनना था, तो उसकी पावर्स उस हिसाब से कम थी। और ये चीज सिकंदर मिर्जा को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन में भी डिले हो रहा था, और उन्होंने इस दौरान तीन प्राइम मिनिस्टर को रिमूव भी कर दिया। हमारे चौथे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे, उनको भी रिजाइन करवाया। हुसैन शाह शहीद सरवर्दी को भी, फिर आई चंदेरी किट्टू भी, इनको रिमूव कर दिया गया। और फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया सिकंदर मिर्जा ने कि पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को चलाए, इसलिए हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाना है। और फिर उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। तो फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट हो गया। अभी उसके बारे में एक केस भी था, दोसू वर्सेस केस स्टेट। तो उसमें ये था कि दासू नाम का एक बंदा था, उसने मर्डर किया था, और उसको सजा दी गई थी फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन
1901 एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो कहते हैं कि जो उसके घर वालों ने मतलब उसको जो वहां का ट्राइबल कोर्ट था उसने उसको सजा सुना दी थी, लेकिन उसकी फैमिली ने ये चैलेंज कर दिया उस हाई कोर्ट में, पता नहीं हाई कोर्ट कौन सा था, बलोचिस्तान के हाई कोर्ट में, हाँ, कि आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ का राइट है। तो इसके मतलब इसको मद्देनजर रखते हुए जो बलोचिस्तान की हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जो पहले वाला एक्ट है जो ब्रिटिश रूल में बनाया गया था वो उसको इनवैलिडेट करते हुए उसने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसने फैसला सुना दिया। लेकिन फिर यही फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने ये अब बोला कि ये जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो कोई है ही नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लिहाजा जो पहले वाले एक्ट्स बनाए गए हैं ब्रिटिश रूल में वही चलेंगे, वही पे अपनी इंडिपेंडेंस का सबूत दिया और जो मार्शल लॉ था उसको वैलिडेट कर दिया। फिर उसके बाद सिकंदर मिर्जा खान ने जब इम्पोज किया मार्शल लॉ तो उन्होंने जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं अयूब खान उनको बुलाया फॉर द हेल्प। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा उनकी हेल्प की और उनको मजबूर कर दिया कि वो रिजाइन करें। तो उसके बाद सिकंदर मिर्जा खान ने अयूब खान ने कंट्रोल संभाल लिया सारा, और उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप करें, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि वो मतलब अपने ही रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए, उसकी नेचर भी ही कुछ ऐसी ही थी। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स किया गया 8 जून 1962 को, जिसके 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे और 3 शेड्यूल्स थे। उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने थे, पाकिस्तान का नेम उन्होंने चेंज कर दिया, पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था और फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। ये एमसीक्यूज भी आता होता है, वन पेपर एग्जैक्ट। फिर उसके बाद था कि स्पीकर ऑफ असेंबली कुड बी नॉन मुस्लिम, और इसमें थोड़ा सा ये चीज होती थी कि प्रेसिडेंट के नॉन मुस्लिम होने की प्रोबेबिलिटी इसमें होती थी, क्योंकि जब प्रेसिडेंट नहीं होता या उसको इम्पीच कर दिया जाता है तो उसकी जगह पे जो असेंबली स्पीकर ऑफ असेंबली है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। मतलब इस तरह से फिर प्रेसिडेंट के नॉन मुस्लिम होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके बाद इस्लामिक प्रोविजन थे, उसमें प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सूरत में यूनिकैमरल था, नेशनल असेंबली की सीट्स पहले थी 156, बाद में बढ़ा के 213 और फिर 313 कर दी गई। वो भी इलेक्टोरल कॉलेज की बेसिस पे इलेक्ट होनी थी। फिर वही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये सारी चीजें। अब ये देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी फिर क्यों नहीं चला, ये क्यों एब्रोगेट हुआ या मतलब क्यों डिमाइस हो गया। हाँ, जब 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फिर उसमें इलेक्शन का भी बात हुई थी, तो इलेक्शन करवाए गए 1964 में। अयूब खान वर्सेस फातिमा थे, और जिसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अयूब के दौर में बैन हो चुकी थी, लेकिन फिर उसको बहाल कर दिया गया टू सम एक्सटेंट। तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो फातिमा की साइड पे थी, फातिमा जना की साइड पे थी, और लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट अयूब खान वो जीत गए इलेक्शन 64% वोट्स के साथ। तो और वो फिर प्रेसिडेंट बन गए। और फिर 1965 की वार हो जाती है, और वार के बाद लोगों को एहसास होता है कि जी हम तो बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो आते हैं और वो नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, और अपनी एक पार्टी बनाते हैं पीपल्स पार्टी। फिर उसके बाद जब अयूब खान की रजीम की गवर्नमेंट के खिलाफ भुट्टो ने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिए करने। तो फिर इसी के पेश नजर सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। अयूब खान ने मोहम्मद यहिया को बुलाया, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया 22 मार्च 1969 में। जब
मोहम्मद यहिया प्रेसिडेंट बन गए, सॉरी कंट्रोल संभाल लिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने जो 1 यूनिट फार्मूला है उसको खत्म कर दिया और उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत उन्होंने ये प्लेस किया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बहाल किया जाएगा और इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इलेक्शन कंडक्ट हुए दिसंबर 1970 में 1 मैन 1 वोट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और जिसमें मुजीबुर रहमान जीत गए मेजोरिटी के साथ और पीपल्स पार्टी हार गई। और ये चीज जुल्फकार अली भुट्टो को अच्छी नहीं लगी। मतलब ये वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी मतलब ईस्ट पाकिस्तान से कोई गवर्नमेंट यहाँ पे ना बने, तो ये इनके दरमियान थोड़े अख्तलाफात शुरू हो गए। फिर मतलब उसको जुल्फकार अली भुट्टो के जो कुछ एप्रीहेंशंस थी उनको फिर दूर किया गया और मुजीबुर रहमान ने भी 6 पॉइंट्स दिए जो उन्होंने बोला कि इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट करें। तो खैर जुल्फकार अली भुट्टो ने उस पे मतलब वो नहीं बात माने ये वाली, जिसके नतीजे में प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए और वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई और जिसके बाद वो ही आर्म्ड लिबरेशन मूवमेंट में बदल गई और फिर ऑपरेशन सर्च लाइट होता है और 1971 की वार होती है और सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान अमल में आ जाती है। फिर उसके बाद सेपरेशन जब हो जाती है तो जुल्फकार अली भुट्टो खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करके मतलब इंस्टीट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना एक कमेटी वगैरह बनाते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1973 में, और जिसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, डायरेक्ट इलेक्शन होने हैं उसके, नेशनल लैंग्वेज तो अब हमारी उर्दू ही रह जाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, रेफरेंडम और हाई ट्रेजन को इसमें डाला गया है। अच्छा, इसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक और केस होता है अस्मा जिलानी और जरीना गोहर का। अस्मा जिलानी के फादर को अरेस्ट कर लिया गया था। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा ये सॉरी अयूब खान ने कुछ रूल्स वगैरह बनाए थे स्ट्रिक्ट, तो उनके अंडर कुछ एक्ट वगैरह उनके अंडर उनके अस्मा जलानी के फादर को और जरीना गोहर के हामद को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन फिर यही चीज हुई कि उन्होंने जो एक्ट्स बनाए गए थे अयूब खान ने हाँ एक्ट्स बनाए थे तो उनको वैलिडेट किया, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत वो इनकी आजादी मांग रहे थे मतलब इनके घर वाले, तो उनको फिर उन्होंने बोला कि जी ये नहीं हो सकता, जो मतलब जो अयूब खान ने कहा है वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो मतलब यहाँ पे भी अदलिया ने अपनी आजादी का सबूत दिया। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ये होता है कि जो फर्स्ट 4 अमेंडमेंट इसमें होती हैं वो जुल्फकार अली भुट्टो ही करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे, वैसे ये खत्म हो गया अभी बाकी जो हमने रीजंस वगैरह डिस्कस करनी थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे से भी हिस्ट्री देख लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री और अमेंडमेंट्स वगैरह भी देख लें तो मुझे बता दें, हम डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय। इनिशियल प्रॉब्लम्स भी थी, वैसे शुरू तो यहीं से काम शुरू होता है ना। हाँ जी ठीक है, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत है, अगला हम ना नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर हम चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ यही है कि सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट किया जाएगा, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। क्योंकि वो जो एक्ट मैंने बताया था ना आपको, क्राइम रेगुलेशन एक्ट 1901,
तो उसमें ये चीज थी, मतलब ये कॉलोनियल नेचर का था ना, तो जिसमें यही था कि हमने बंदों को पकड़ के डाल देना जेल में। तो इस मतलब मैंने इस पे पूरी रिसर्च नहीं की, क्योंकि इस पे रिसर्च मतलब इतनी रेलिवेंट नहीं थी। हमें बस पता है सेक्शन 11 था और जो एक्ट था वो ये था, और हमने जस्ट केस को ही कोट करना है कि जिसमें अपने अदलिया ने अपनी आजादी का सबूत दिया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सर्च कर लेना, हाउ मेनी पीपल किल्ड इन वेस्ट पाकिस्तान।